आइए साथियों, एक बार फिर आप सभी का कालीबाई संस्कृत क्लासेस पर स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रदीप डामोर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में भारत के अपवाद तंत्र से संबंधित हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसमें हमने देखा था कि भारत का अपवाद तंत्र किस प्रकार का है, किस तरह से है, इसका प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे हिमालयी और प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र जिसे कहते हैं, उन सभी के बारे में हमने भूमिका के तौर पर जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में भारत के अपवाह तंत्र में हमने जो सिंधु नदी पढ़ी थी, उस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपकी लड़ाई क्या आपकी लड़ाई तो आपकी हिम्मत से जानी जाएगी, आपकी लड़ाई तो आपकी हिम्मत से जानी जाएगी, और आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो इन सहायक नदियों में मुख्य मुख्य नदियां कौन सी है और उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या उद्गम स्थल है, उन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे और उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन, मात्र 1 या 2 मिनट में हम इस जो पिछले वीडियो में जो बताया गया था सिंधु नदी के बारे में, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बोखरचू हिमनद जो है, मानसरोवर के निकट बोखरचू हिमनद से, ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और यह हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती हुई और पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती हुई यह मिठानकोट कराची शहर से होते हुए कहाँ पर, अरब सागर में इसका विलय हो जाता है। यहाँ अपना जल अरब सागर में ले जाती है। मुख्य बात क्या है इसमें कि यहाँ यहाँ जो सिंधु नदी है, यह सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में होकर बहती है, मध्य से होकर बहती है। और यहाँ लद्दाख की जो लेह राजधानी है वहां भी कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यह सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 1114 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र भारत में आता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ अरब सागर में गिरती है। साथ ही इसकी जो सहायक नदियां है वो मिठानकोट में आकर मिलती है। तो आज उन सहायक नदियों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, या फिर आसान भाषा में जिसे कह सकते हैं। जिसे आसान भाषा में समझेंगे तो आप अच्छे से इसे समझ सकेंगे। तो चलिए सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं उनका अंकन करूंगा। सबसे पहले जो 5 सहायक नदियां हैं यहाँ की, सिंधु नदी की कितनी है? 5 सहायक नदियां है। ठीक है, 5 में से सबसे पहला नाम आता है कौन सी नदी का? झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी, यहाँ लिख लेता हूं मैं, झेलम नदी। ठीक है, नाम है उसका झेलम। और दूसरी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी दूसरी? चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी। और उसके बाद में आ जाएगी तीसरी रावी नदी। चौथी आ जाएगी व्यास नदी। और पांचवी आ जाएगी सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है, यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां, यह किसकी सहायक नदियां है? सिंधु नदी की सहायक नदियां है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी यहाँ किसकी सहायक नदियां है? तो यहाँ किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदियां है। अब इनकी विशेषता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो शेषनाग की पहाड़ियां, ध्यान रखिएगा, शेषनाग की पहाड़ी। ठीक है, शेषनाग की पहाड़ियां कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है इसका उद्गम स्थल? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखते हैं चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ब से याद रखना है, बड़ा लाचा दर्रा। ब से बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, कहां पर है यहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद रावी नदी के बारे में हम देखते हैं। तो रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा। कहां पर? रोहतांग दर्रा का ये कहाँ आता है? तो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम अगली नदी के बारे में बात करते हैं, व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो व्यास कुंड से है। ठीक है, व्यास कुंड,
यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। व्यास कुंड कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगली नदी जो है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो राकसताल। राकसताल यह भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हमने देखा कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी यह किसकी सहायक नदियां है? यह नदी है सिंधु नदी की सहायक नदियां है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां। यह किसकी सहायक नदियां है? सिंधु नदी की सहायक नदियां है। अब हम आगे देखते हैं कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज नदी पर जो जो परियोजना चलती है, यहाँ की मुख्य मुख्य बातें हैं और वह किस प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा इसे साफ कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आइए चलते हैं अगले बिंदु पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी नदी के बारे में? झेलम नदी के बारे में। नाम है उसका झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। उद्गम स्थल कहां पर है? शेषनाग की पहाड़ियां। शेषनाग की पहाड़ियां कहां पर? J&K में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? शेषनाग की पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर। अब झेलम नदी की क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। तो झेलम नदी पर एक परियोजना चलती है। कौन सी? उरी परियोजना। उरी परियोजना। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। क्या? उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। कौन कौन सी है? उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर संचालित है? झेलम नदी पर संचालित है। उसके बाद हम देखते हैं अगली नदी। अगली नदी कौन सी है? चेनाब नदी। चेनाब नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बड़ा लाचा। यहां जो ब है उससे याद रखना है, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। यह जो चेनाब नदी है, इस चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना संचालित है और उनका क्या नाम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चेनाब नदी पर एक महत्वपूर्ण परियोजना संचालित है जिसका क्या नाम है? लाल परियोजना या फिर बगलीहार, बगलीहार या फिर दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना यह कौन सी नदी पर संचालित है? तो चेनाब नदी पर यह सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना संचालित है। नाम है उनका चेनाब नदी। और उरी परियोजना कहां पर है? तुलबुल परियोजना कहां पर है? तो झेलम नदी पर। चेनाब के बाद में हम आते हैं अगली नदी पर। अगली नदी रावी नदी। ठीक है, उद्गम स्थल कहां पर है? तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है यह? हिमाचल प्रदेश में। अब रावी नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है? जैसे यहाँ पर उरीपुर नदी पर संचालित है और सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती परियोजना कहाँ संचालित है? चेनाब नदी पर। उसी तरह रावी नदी पर भी एक चमेरा नामक परियोजना संचालित है। चमेरा परियोजना। ठीक है, परियोजना, चमेरा परियोजना संचालित है। तो भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा यह दो जल प्रवाह क्षेत्र तंत्र है। चंद्रा और भागा नामक छोटी छोटी नदियों का प्रवाह है। यह दोनों आकर जहां पर एकत्रित होती है वहां से रावी नदी बनती है। वहां पर एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? चमेरा परियोजना रखा गया है इस परियोजना का नाम। अगला इस तरह हम समझते हैं। 4 नंबर पे जो नदी आती है व्यास नदी। व्यास नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस झेलम नदी और ये कुछ बिंदु है इन्हें हटा लेता हूं और यहाँ पर लिखेंगे हम अगली परियोजना व्यास नदी और सतलज नदी परियोजना के बारे में हम। रावी नदी के बाद में हम अगली देखेंगे कौन सी? व्यास नदी। यहां लिख लेता हूं मैं, 4 नंबर पे आ जाएगी व्यास नदी। नाम है उसका व्यास नदी। उद्गम स्थल कहां पर है? तो व्यास कुंड। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इस व्यास नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है? तो पोंग और पंडोह, पोंग एवं पंडोह बांध बने हुए हैं। यहाँ पर पोंग एवं पंडोह बांध बने हुए हैं। ठीक है,
पोंग एवं पंडोह बांध बने हुए हैं और यहाँ से परियोजना संचालित की जाती है। व्यास नदी जो है वह पंजाब में आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाती है और पोंग एवं पंडोह बांध द्वारा यहाँ पर इस नदी के द्वारा या फिर इस परियोजना के द्वारा किसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल प्रदान किया जाता है। किससे? व्यास नदी पर जो पोंग एवं पंडोह बांध बने हैं उससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जलापूर्ति की जाती है। अब हम अगली नदी सतलज नदी के बारे में बात करेंगे। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो राकसताल हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी, यह जो नदी है यह सिंधु नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी कहा जा सकता है सतलज नदी को, क्योंकि सतलज नदी पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं अत्यधिक संचालित है। तो हम देखते हैं सतलज नदी पर सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना संचालित है। भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना संचालित है। यह जो भाखड़ा है वह कहाँ? हरियाणा में आता है और यह जो पंजाब में नांगल आता है, ठीक है, नांगल बांध पंजाब, और इन दोनों को मिक्स करके क्या कहा जाता है? भाखड़ा नागल परियोजना। अब यह जो भाखड़ा नागल परियोजना है इसके बारे में हमारे चाचा नेहरू जी ने भाखड़ा नागल परियोजना, इस परियोजना के बारे में क्या कहा है कि यहाँ विराट चमत्कारी वस्तु है, विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा दी है। विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा दी है। किसने कहा है? यहाँ नेहरू जी ने। किस विषय में कहा है? भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कहा है कि यहाँ तो एक विराट चमत्कारी वस्तु है या फिर विराट चमत्कारी परियोजना है, इस प्रकार से उद्बोधन किया है भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में। इसी के साथ इन्होंने कहा है कि परियोजना के विषय में कहा है कि यह परियोजना आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है। आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है। क्या कहा है? नेहरू जी ने कहा है कि यह जो भाखड़ा नागल परियोजना है, यह भाखड़ा नागल जो परियोजना है वह आधुनिक भारत का नवीन मंदिर की संज्ञा दी है, या फिर नेहरू जी ने कहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है। इस तरह से यह दो लाइनें महत्वपूर्ण बनती है कि पूछा जा सकता है परीक्षा में कि विराट चमत्कारी वस्तु की संज्ञा किसने और किसके विषय में दी है, तो हमें उसका जवाब देना होगा भाखड़ा नागल परियोजना और चाचा नेहरू जी ने कही है। और आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किसे कहा है? तो भाखड़ा नागल परियोजना को कहा है। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। कौन सा? भाखड़ा बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध। इसी के साथ हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का वह बांध जो, तो राजस्थान में बिसलपुर बांध जो है वह कंक्रीट से बना हुआ और राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। नाम है उसका बिसलपुर बांध, याद रखिएगा, बिसलपुर बांध। अब हम आगे देखते हैं कि यह जो भाखड़ा नागल परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना जो संचालित है, इसके पीछे एक जलाशय है जिसे क्या कहते हैं? गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध भी कहां पर है? भाखड़ा नागल परियोजना के पीछे ही बनाया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाखड़ा बांध भारत में किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कंक्रीट से बना भारत का सबसे बड़ा बांध है और राजस्थान का बिसलपुर बांध है। इसी के साथ हम देखते हैं तो सतलज नदी, यह जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल कहां पर है? तो इसका उद्गम स्थल है राकसताल। हमने बात की थी राकसताल, ठीक है, राकसताल से उद्गम होता है यहाँ पर, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है उसके नजदीक ही थोड़ा सा राकसताल पड़ता है, वहां से इसका उद्गम होता है। और यह नदी सतलज नदी भी कहां से? तो हिमाचल प्रदेश में जो
सिपकिला दर्रा है। सिपकिले दर्रे से ही यहाँ प्रवेश करती है भारत में और इस तरह से यहाँ मिठानकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जाती है। और इसके साथ ही सतलज नदी और हमने पढ़ी व्यास नदी। यहाँ जो नदियां है सतलज और व्यास, इन दोनों नदियों पर एक परियोजना संचालित है। कहाँ पर? तो पंजाब में हरी के नाम के स्थान है, वहां पर हरी के बेराज नामक एक परियोजना संचालित है। हरी के बेराज परियोजना संचालित है। ठीक है, हरी के बेराज परियोजना संचालित है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जलापूर्ति करती है। कौन से? तो व्यास तथा सतलज नदी पर जो पंजाब में हरी के नामक स्थान पर हरी के बेराज परियोजना है, इस परियोजना के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जलापूर्ति की जाती है। तो हमने देखा भारत के अपवाह तंत्र में जो सिंधु नदी थी, सिंधु मुख्य नदी आ गई, सिंधु नदी के साथ में जो उनकी 5 सहायक नदियां थी, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां थी, उसके बारे में हमने बात की। तो सबसे पहले हमने कौन सी नदी पर बात की? तो सबसे पहले हमने झेलम नदी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा हमने चेनाब नदी, चेनाब के बाद में हमने पढ़ा रावी नदी, रावी के बाद में व्यास नदी, और व्यास नदी के बाद में हमने सतलज नदी के बारे में बात की। और इसी के साथ सिंधु नदी अपवाह तंत्र है जो हमारा समाप्त होता है, और अगले अपवाह तंत्र में हम लेंगे गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी के बाद में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो हम जब कल अगले वीडियो में जब गंगा नदी का पढ़ेंगे तो उसमें जो गंगा नदी की मुख्य मुख्य बातें हैं और जो प्रयागों के बारे में बातें हैं और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं और मुख्य मुख्य बातें गंगा नदी की क्या है, जैसे हाईवे होता है नेशनल हाईवे, उसी तरह से नदियों में भी हाईवे होता है, उन सभी फैक्ट पर हम गंगा नदी नामक जो अपवाह तंत्र वाला वीडियो बनाएंगे उसमें समझेंगे। तो इस आज के लिए बस इतना ही। और सिंधु नदी के बारे में हमने लगभग सारी जानकारी पढ़ ली है, तो आप अच्छे से इसे पढ़े और परीक्षा में सफलता के द्वार पर पहुंचे, ऐसी आशा करता हूं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।